नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और एक खास मुलाकात राजनीति पे चर्चा को लेकर एक और प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनसे मुलाकात कराएंगे आपकी। उनका नाम है योगेंद्र योगी, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं अपने हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास केंद्र के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और आज के दिन कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में और बहुत अच्छे बहुमत के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हुए हैं और जोर शोर से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरी बढ़त दिलाने की कोशिश है उनकी। तो आज ये मुलाकात कराते हैं आपकी योगेंद्र योगी जी से। योगी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल पर आने के लिए। जी नमस्कार जी, और सबकी खबर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। योगी जी, चुनाव का माहौल है और अगर बात करें हम अपने हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के अंदर ये लगा लो घमासान छिड़ा हुआ है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। और आप जहाँ से हिसार हांसी से आते हैं, तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा एक समराइज तरीके से थोड़ा जानना चाहेंगे कि भाई अब की बार चुनाव का आपके हिसाब से क्या मिजाज है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये चुनाव जो है वो पार्टियों के बीच ना होके जनता बनाम बीजेपी चुनाव है। ओके जी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं कांग्रेस से आता हूं, तो देखिए संगठन भी नहीं था कांग्रेस का 10-12 साल से, और फिर भी जो है जनता खुद आगे आके ये चुनाव लड़ रही है। तो मैं ये समझता हूं कि पार्टी की बजाय जो ये चुनाव है वो जनता बनाम बीजेपी है। जनता बनाम बीजेपी है जी। तो जनता का अभी अगर बात करें हम विकास कार्यों को लेके, तो बीजेपी जिस तरीके से वादे कर रही है कि भाई हमने इतने काम कराए हैं पिछले 5 सालों में कि किसी भी सरकार ने इतने काम ना कराएं, और कामों की अगर बात करें तो वो कामों में गिनवाते हैं हमें राम मंदिर को लेके, 370 हटाने को लेके, 3 तलाक को लेके और अग्निवीर को लेके, और अपना ग्रुप डी की नौकरियां हैं और शिक्षण संस्थान को लेके। तो क्या लग रहा है विकास कार्यों को लेके, कितना आपको लग रहा है कि भाई बीजेपी पार्टी ने विकास कार्य किए हैं और किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल हम उपलब्ध करवाएंगे युवाओं को, जहां तक रोजगार की बात है। और मुझे ये लगता है कि इन 10 सालों में शायद ही कुल मिला के 2 करोड़ रोजगार मिल पाए हों एक साल के। और 10 साल की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ का तो 20 करोड़ मिलना चाहिए था, है ना। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी ये कहते हैं कि ये 2 भैंस है तो एक भैंस को कांग्रेस वाले लेके जाएंगे, कभी ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी ये मटन और मछली की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे थे विकास की, जहां तक विकास की बात है, अगर मैं केंद्र की बात ना करके हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे थे, उस वक्त जो है अपना लगभग 70,000 करोड़ जो है वो कर्ज था हरियाणा प्रदेश के ऊपर। और 70,000 करोड़ कर्ज में आप ये लगाइए कि उस वक्त 4 थर्मल पावर प्लांट लगे, बहुत करीबन दर्जनों यूनिवर्सिटियां बनी, और बहुत सारे मतलब मेडिकल कॉलेज बने, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, पीजीआई को उसको दर्जा दिया गया। तो बहुत सारी जो है शिक्षा के स्तर पे भी काम होया। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में बनी, और जो कुछ कमरों की जो यूनिवर्सिटी बना रखी थी चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको एक बड़ी लेवल पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया। जींद में यूनिवर्सिटी चौधरी रणवीर हुड्डा जी के नाम से बनाई गई। और जहाँ तक बाईपास की बात है, बाईपास बनाने की बात हो, चाहे वो रेलवे लाइन बनाने की बात हो, हांसी से महम रोहतक रेल लाइन बनाने का श्रेय उनको जाता है। आपके झज्जर से रोहतक जो रेल लाइन गई है वो लाने का काम उस सरकार पर जाता है। मेट्रो की जहां तक हम बात करें तो मेट्रो जो है उस तरफ बहादुरगढ़ तक मेट्रो, उस तरफ बल्लभगढ़ तक मेट्रो, और उस तरफ गुड़गांव तक मेट्रो जो लाने का काम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन अगर हम इन 10 सालों की बात करें तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा खुशहाल और तरक्की के नाम से जाना था, जो हरियाणा नंबर 1 जाना जाता था, वो हरियाणा नंबर तो हुआ
नंबर 1 तो हुआ, नंबर लेकिन 1 वो हो गया, बेरोजगारी में बेरोजगारी हुआ। में हो गया सर। हरियाणा नंबर तो हुआ नंबर 1, वो नशे में हुआ, युवाओं के नशे में हुआ। हरियाणा नंबर 1 तो हुआ, वो महिलाओं के अपराध में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि और कर्ज जो है वो 70,000 करोड़ जो कर्ज था वो आज 3 लाख करोड़ कर्ज बढ़ गया है। और कोई विकास आप बता दो कहीं नजर आता? तो मुझे तो नहीं लगता तो कि इसमें कहीं आप विकास। मानते हो कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार की बहुत मतलब नाकामी है इसके अंदर? बिल्कुल नाकामी है। और जहां तक रोजगार की आप बात कर रहे थे, मैं रोजगारी डी ग्रुप, हमारे पढ़े लिखे युवा जो है वो मैं सही मानता हूं कि इन्होंने पिछली दफा डी ग्रुप की जो है एक भर्ती की थी, जिसे इन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया था। कौशल रोजगार भी लाए थे। कौशल रोजगार में तो देखिए वो तो एक किस्म की आप ये मान लीजिए कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेरिट नहीं है। उनको पिछले दरवाजे से अपने लोगों को भरने का काम किया है और कौशल रोजगार कच्ची नौकरी देने का काम किया है। जहां तक मैं बात करूं कि 29 अक्टूबर को शायद माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी दूसरी योजना की। उसके बाद और आज तक जब मनोहर लाल खट्टर अब तो बदला चुका है, उस वक्त में जो है वो कैनाल गार्ड की भर्ती आई, पटवारी की भर्ती आई और सारी भर्तियां जो हैं वो कैंसिल की गई। उससे पिछली दफा में भी वही भर्ती आई थी, वो भी कैंसिल कर दी गई। सीईटी की इन्होंने एक नया जो है वो सीईटी का, मैं तो ये मानता हूँ कि वो तो सीईटी नहीं बल्कि वो केस की एक दुकान बन गई। 37,000 इन्होंने भर्ती निकाली, उसमें फार्म भरवाए गए, आज तक वो है जो है ऐसे ही पड़ी है। मेरा मानना यह है कि अभी डी ग्रुप में कुछ पुलिस में इन्होंने भर्तियां जरूर की हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये प्रचार कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और डी ग्रुप में भी जो लोग भर्ती हुए थे वो ज्यादा शिक्षित थे, चाहे वो किसी ने एमए एमएड कर रखी थी, किसी ने बीए बीएड कर रखी थी, एमएससी बच्चे थे। उन्होंने जब बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ा हुआ था तो वो सोचा एक बार यही कर लें, लेकिन जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ने का काम भी जो है वो कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ है ना एक ढिंढोरा पीटते हैं। और जहां तक ये बात करते हैं कि भी हम पर्ची खर्ची नहीं चली हमारी सरकार में, बिना पर्ची की, तो आपने देखा कि इनके एचपीएससी के जो सेक्रेटरी थे वो करोड़ों रुपए कैश मिला वहां पे। और उससे पहले भी, और इन्होंने 44 जो है पूरी दोनों योजनाओं में 44 लगभग टेस्ट हुए थे, उसमें से 38 टेस्टों के पेपर लीक होने का काम हुआ। तो सबसे बड़ा अड्डा इन्होंने ना पैसे लूटने का, युवाओं को, मैं समझता हूं कि युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं ना वो इसी कारण जा रहे हैं कि जो बेरोजगारी बढ़ी उसका और तनाव के कारण जो है वो युवा जा रहे हैं। अगर बेरोजगारी होगी तो सर ऑब्वियसली युवा के पास कोई चारा नहीं है, वो तनाव में फिर वो नशे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम बात करें योगेंद्र भाई, अगर लोकसभा, रोहतक लोकसभा के बारे में, तो अभी लगातार दीपेंद्र जी लगे हुए थे। अभी दीपेंद्र जी की जो धर्मपत्नी है श्वेता हुड्डा जी, वो भी आई और उनके आते ही एकदम से एक लॉटरी लगी है कि सरपंचों का पूरा जत्था, मतलब 27-30 सरपंचों ने एकदम से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। तो इससे आप क्या सोचते हैं, कितना मजबूती आई है कांग्रेस पार्टी? देखिए मजबूती तो बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार का जो रवैया रहा, चाहे वो सरपंचों के प्रति रहा हो, चाहे वो आशा वर्करों के प्रति रहा हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्करों के प्रति रहा हो, चाहे कर्मचारियों के प्रति रहा हो, आज हर वर्ग जो है ना, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सारे के सारे जितने वर्ग हैं वो सरकार ने कहीं न कहीं इनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, कहीं पानी की बौछारें बरसाने का काम किया। एक तरफ आपने देखा कितने महीनों जो है वो हमारे क्लर्क जो है अपने ग्रेड को बढ़वाने के लिए हड़ताल पर बैठ रहे। तो पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसने हर कर्मचारी पर, हर वर्ग के ऊपर जो है वो लाठियां बांधने का काम किया है, तंग करने का काम किया है। अगर बात करें हम इस चीज को लेके कि भाई अभी लगातार रैलियां हो रही हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो पीछे मोदी जी की रैली हुई, अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी की रैली हुई झज्जर में, और अब योगी जी भी आ रहे हैं वहां पे कुरुक्षेत्र रैली में। तो इन रैलियों से क्या लग रहा है कि क्या पिछली बार जैसे मोदी जी के चेहरे को वोट दिया गया था, तो क्या अब की बार लग रहा है जनता उस चीज को कहीं ना कहीं देख रही है और मोदी जी के चेहरे को वोट, मतलब बहुमत आने का आसार लग रहा है? देखिए जिस प्रकार से ये तो जनता अब की बार हरियाणा में तो जो मुझे जो लग रहा है, और शायद हरियाणा में नहीं है, हर अलग अलग जगह, अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें वहाँ 25 की 25 सीटें आई थी, लेकिन अब की बार है ना आधी सीटें जो है वो कांग्रेस लेके जा रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पे भी ये सारी की सीटें उसमें लेके आई थी शिवसेना के गठबंधन में, लेकिन अब की बार
मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो है इंडिया गठबंधन काफी प्रोग्रेस करता नजर आ रहा है। अगर हम यूपी की बात करें वहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी की थी, आज आप हालात देख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनका जो जादू है वो फैल हो चुका है और अब जनता ये भी जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी यहाँ काम करने नहीं आएगा। यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, काम करवाने के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। अब ये चेहरे को दिखाने से क्या होता है, यहाँ के लोकल काम तो नरेंद्र मोदी तो करने नहीं आएगा, यहाँ के लोकल काम करेगा यहाँ का एमपी करेगा। और एमपी से मिलने के इनको आपने देखा कि ये जो बीजेपी के जितने लहर में एमपी बन गए, और मैं ये बात मानता हूं कि इनकी जो विचारधारा है वो कुछ नहीं है। इन्होंने तो राजनीतिक की जो एक गरिमा होती थी उसको एक दुकान बना ली। अब जो भी इनकी पार्टी में शामिल होता है, क्या कारण है कि पहले ये उनके ऊपर खूब आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, और जब इनकी पार्टी जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुलने जैसा काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम करें कि भाई अब की बार जनता भी जानना चाह रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर मोदी जी को वर्सेस लेके चलें तो मोदी जी वर्सेस हु, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भाई किसके साथ मोदी जी ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद 150 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अरे किसने कहा? इंडी गठबंधन में अगर बात करें, अगर अलग से करें तो कांग्रेस की तो एक तरह से 150 सीटें हैं, अलग 300 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है भाई। अच्छा, तो उस चीज को लेके अगर मोदी जी के क्वेश्चन मार्क ले गए भाई किसके साथ चुनाव है, तो मोदी जी के सामने पीएम का चेहरा कौन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए सारे के सारे चेहरा है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम डिक्टेटरशिप में विश्वास नहीं रखते। खुद मोदी जी को ही बीजेपी वाले लोग पसंद नहीं करते, आरएसएस के लोग पसंद नहीं करते, उनमें भी गुटबाजी बनी हुई है। आपने हरियाणा में देखा किस प्रकार से खट्टर को हटाया गया, किस प्रकार से अनिल विज जो है रूठ के घर चले गए, किस प्रकार से राव इंद्रजीत अलग अलग बढ़ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में जब एमपी बनेंगे और एमपी जिसको जो है वो पूरा इंडिया गठबंधन जिसको प्रधानमंत्री चुनेगा वही प्रधानमंत्री होगा। और बहुत सारे काबिल लोग हैं इसमें, इंडिया गठबंधन में कितने सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और मैं समझता हूं कि शायद राहुल गांधी जी से बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आम जन की जो समस्याओं को सुना है। उन्होंने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, अभी भी उन्होंने महाराष्ट्र पद यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र, और पीछे जब जम्मू कश्मीर तक की यात्रा लेके गई, उन्होंने आम लोगों की बात सुनी, आम मजदूर की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की, और उन्होंने हर वर्ग में ये जाके उनकी जो दुख तकलीफ है उनके दर्द को जानने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता जो है वो विरले ही होते हैं। आपने पिछड़े वर्ग की बात की, दलित की बात की, तो अब जैसे अब की जो राजनीति हो रही है वो थोड़ा सा पिछड़े वर्ग और दलित को लेके भी खासा एक उसमें आ रहा है कि देखने में आ रहा है कि भाई हर पार्टी जो है वो उस चीज पे अपनी रोटियां सेकने का काम करे कि भाई उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है और कौन एक्चुअल में दलित जो है या पिछड़ा वर्ग जो वो किस पे विश्वास करके चले? देखिए जिस प्रकार से इनके जो नेता हैं देर सवेर जो है वो उनके बयान आते रहते हैं कि 400 पार की जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे थे कि संविधान बदल देंगे, अगर कम सीटें आएंगी तो हम उसमें संविधान नहीं बदल पाएंगे, तो इनकी नीयत जो है ना उस चीज से आ रही है। दूसरी बात, आप जब देखेंगे कि इनकी जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान का बदलने की बात करते हैं, तो आप उनके जब प्रोफाइल खंगाल के देखेंगे, कमेंट भी काफी सारे आते हैं, आप तो मीडिया में देखते रहते हैं, तो जब उनके आप प्रोफाइल निकालेंगे तो आप उसमें लिखेगा मोदी का परिवार, या उसमें अलग अलग तरीके से अपनी बात लिखेंगे, सनातनी, हिंदू राष्ट्र। मतलब देखिए जब तक यहाँ जो बात है, मैं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करूं, मैं पिछड़ा वर्ग से संबंधित हूं चूंकि, इसलिए मैं अगर आपको बताऊं तो हरियाणा प्रदेश, हाँ हरियाणा प्रदेश में ओबीसी में जो है वो लगभग 77-78 जातियां आती हैं और 72 जातियां जो हैं वो बीसीए में आती हैं, जिस वर्ग से मैं खुद आता हूँ। नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, खाती, तो ये जो जातियां हैं, मैं इन जातियों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक फार्मूला दिया था कि जाति नहीं जमात बनाओ, क्योंकि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तो
संगठित नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, और मैं विशेषकर इनसे अपील करूंगा, सभी ओबीसी के लोगों से अपील करूंगा कि आज जो है पूरी सभी पॉलिटिकल पार्टियां, एक तरफ आपके सामने विजन रखा है राहुल गांधी ने कि आपके लिए जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, आपकी हिस्सेदारी को हम देने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी कह रही है कि हमने आपका प्रधानमंत्री, मैं ओबीसी का बेटा हूँ, मैं प्रधान ओबीसी से हूँ, क्योंकि वो नकली ओबीसी है। ठीक है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी बना दिया। अरे भाई 9.5 साल मलाई कोई और खा गया, ये ठीकरा और हमारे ओबीसी के सिर फोड़ दिया कि भाई ये फेलियर ये रहे, इसलिए सरकार नहीं आई। अब उनको जब ये पता चला कि पूरे प्रदेश में जो है माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, तो उन्होंने देखा कि एक ही तरीका है जिससे वोट आ सकती हैं, और वो तरीका था कि ओबीसी का चेहरा बदला जाए और ओबीसी के चेहरे को आगे लाया जाए। लेकिन ओबीसी इतना भोला तो है ओबीसी समाज, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है। वो बात समझता है कि आज जब आचार संहिता लगी, उससे 2 दिन पहले वो माननीय नायब सिंह सैनी जी बनाए हैं, उसके लिए तो हम स्वागत करते हैं कि भाई हमारे ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी जी को बनाया, लेकिन उनके हाथ में क्या दिया? अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अब अल्पमत में आ गई, और अभी वैसे अल्पमत में सरकार आ गई, तो ये समझिए कि ये हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, करने के लायक कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि आज हमने इन्होंने जो क्रीमी लेयर की जो बेड़ियां हमारे लोगों के पाँव में डालने का काम किया, उससे आरक्षण जो है षड्यंत्र के तहत आरक्षण खत्म करने का जो पर्चा धरा है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले ही उन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए 2 स्लैब प्रणाली बनाई क्रीमी लेयर में, 3 लाख और 6 लाख। उनका मतलब था कि जो पूरे हिंदुस्तान में, जो भारत देश में जो क्रीमी लेयर की सीमा है वो 8 लाख रुपए है इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार। उस 8 लाख में कृषि की आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती। सिर्फ जो केंद्र सरकार में प्रथम क्लास में जो IAS हैं वो उनके बच्चों को वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन हरियाणा में एक नया प्रयोग इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से दूर करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया कि 2 स्लैब प्रणाली बना ली। जब उसको केस में सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, आप आरक्षण में श्रेणी नहीं बना सकते। आरक्षण तो सामाजिक आधार पर दिया गया है, आर्थिक आधार पर थोड़ी दिया गया है। सामाजिक, जब आरक्षण का देने का आधार ही सामाजिक है तो आप उसमें प्रणाली, ये स्लैब प्रणाली कैसे बना सकते हैं? तो वो कोर्ट ने अवमानना माना उसका और ये गलत किया। तो फिर जब हरियाणा सरकार आदेश दिए तो सरकार ने उसको नोटिफिकेशन दूसरा लेके आई, और दूसरा नोटिफिकेशन में भी ये कर दिया कि उसको 3 और 6 की बजाय 6 कर दिया, और उसमें भी कृषि आय और नौकरी की आय जोड़ दी। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान है तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए किया है। तो मैं सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से अपील करूंगा, एक तो अपने वोट को बटने ना दें, और जो लोग आपको सिर्फ, एक कवि ने कहा है कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का अगर दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों से, आप संगठित होकर, और जो लोग आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनके खिलाफ होकर कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट करिए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, हम भोले जरूर हैं। योगेंद्र भाई, शुरुआत में जब कैंपेन की शुरुआत हुई 6 महीने पहले, तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में सिर्फ एक सीट, जो कि रोहतक सीट है, हॉट सीट हमारी, वहां से सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिर्फ यहाँ से सीट जो है कांग्रेस पार्टी की निकल रही है। लेकिन चुनाव आते आते आज सिचुएशन ये आ गई है कि कांग्रेस पार्टी 7 से 8 सीटों पे बढ़त लेती दिखाई दे रही है, ऐसी लहर आ गई है। तो इस चीज का श्रेय क्या जाता है, इस चीज को कैसे देखते हो आप? देखिए, जब आपने हितेंद्र भाई स्टार्ट में शुरू किया था तो आपने सवाल किया था, तो मैंने उस वक्त भी कही थी कि ये जो चुनाव है ये जनता बनाम बीजेपी है जी। ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता खड़ी हो जाती है ना तो बड़े बड़े लोग, तानाशाहियों का जो है वो ताज जो है वो बिखर जाता है। तो अगर बात करें, आप जिस सीट से आते हैं, 80 हिसार की सीट है, वहां से
रणजीत चौटाला जी लड़ रहे हैं और जयप्रकाश जी लड़ रहे हैं, और वहां वो उस सीट का थोड़ा सा बताओ। नैना चौटाला भी है वहां से, तो क्या स्टेटस? देखिए हमारा हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार का परिदृश्य इस प्रकार का है कि 3 सदस्य जो है वो चौटाला परिवार से आते हैं, जो रणजीत सिंह जी हैं, नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है, और एक तरफ जो है वो जयप्रकाश जी हैं। तो उन तीनों सीटों पे लोग अब अच्छी तरह से जान चुके हैं बीजेपी ही जो है वो जेजेपी और इनेलो है। क्योंकि जब जब भी मौका आया, अब जेजेपी ने 4.5 साल मलाई खाने का काम जो है वो सरकार में किया। अब जब इनको ये लगा कि इस वोट बैंक को बांटने के लिए अलग से चुनाव लड़ना बेहतर रहेगा, तो बीजेपी ने उनको बोला कि आप सरकार से दूर हो जाइए और आप अलग चुनाव लड़िए ताकि वोट डिवाइड हो जाए। लेकिन ये जनता जो है वो सबको जानती है। इसी प्रकार से इनेलो की अगर मैं बात करूं तो इनेलो ने भी, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, उन्होंने भी बीजेपी को ही हर सतर पर जो है सपोर्ट करने का काम किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वोट काटुआ है। और जहां तक रणजीत सिंह की बात है, मैं ये समझता हूं कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, सारे उधार के कैंडिडेट हैं। अगर बीजेपी ने विकास करवाए होते, अगर बीजेपी के लोगों ने विकास किया होता, तो बीजेपी से ही कोई कैंडिडेट आता। तो मुझे ये लगता है कि ये अपनी जो सरकार के प्रति विरोध है उसको कम करने के लिए इन्होंने जो है उम्मीदवार जो बदलने का काम किया, और ये कामयाब नहीं होंगे इसमें भी, क्योंकि जयप्रकाश जी आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, लड़ाका है और हर किसी के सुख दुख में खड़े होने वाले हैं, और जनता उनके साथ खुद खड़ी नजर आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि जयप्रकाश जी अच्छे वोटों से वहां से जीतने जा रहे हैं। वहां पे आप भी अच्छा जुड़े हुए हैं लोगों से, ग्राउंड पे आप भी काम करते हैं, तो आप अपने पर्सनल लेवल पे आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो आप अपने लेवल पे क्या सोचते हैं कि आप कितना बहुमत जेपीजी को वहां से दिला पाएंगे? देखिए वैसे तो आप भी साथी सर्वे में रहते हैं, आपका अनुभव शायद मुझसे ज्यादा होगा, और हो सकता है अभी है ना, जो मुझे समझ में आया कि जिस प्रकार से लोगों में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर जो है वो जयप्रकाश जी जीतने का काम करेंगे। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक पे भी आपकी नजर पैनी नजर है, तो रोहतक सीट से क्या रुझान लग रहे हैं आपको? जिस तरीके से हमारे डिस्कशन हुआ है उस बारे में रोहतक सीट का थोड़ा सा और ब्यौरा दीजिए। देखिए रोहतक में मैं कलानौर गया, कलानौर के गाँव में गया, कलावड़ था, बनियानी था, अपने निगाना था। आज मैं यहाँ झज्जर में आपके बीच में आया हूँ। कलानौर से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जी पीछे थे। हाँ, तो झज्जर में आया हूँ, झज्जर के कई गाँव में भी गया हूँ। तो लोगों में अब की बार ये जो नजर आ रहा है कि भाई हमारे साथ पिछली दफा धोखा हो गया, और वो धोखा भी ये मान रहे हैं कि भाई हमने इस बात को इतनी उससे नहीं लिया था कि भाई जीत तो रहे यहाँ। तो लोगों में ना ये था कि हम जीत तो रहे यहाँ, कोई बात नहीं है। लेकिन अब है ना, जो कहते हैं ना, दूध का जड़ा छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। तो अब की बार जनता सजग हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 3-4 लाख वोटों से जो है वो अंतर से यहाँ से दीपेंद्र जनता की बार अपना जवाब जो वो वोट की चोट से देने जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम आपको लग रहा है 3 से 4 लाख वोटों से यहाँ से, हाँ, दीपेंद्र जी जिस प्रकार का माहौल जो जनता में ला रही है। हाँ, और खासकर जब मैं पिछड़ा वर्ग में गया, अलग अलग जातियों में, तो पहले जो रुझान आते थे वो ये आते थे कि बैकवर्ड के लोग जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे, जिस प्रकार का जो एक माहौल बनाया गया था। लेकिन जब मैं उनमें जाता हूँ तो वो तो बिल्कुल ही ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और दीपेंद्र जी जो जिस प्रकार का दीपेंद्र जी का स्वभाव रहा है, सरलता रही है, अलग शख्सियत, मिलने का तो तरीका रहा है, और इसके अलावा विकास के कामों में भी उसका जिस प्रकार कुर्ता पकड़ कर खींच लेते हैं, तो वो उनके सभी लोग कायल हैं। और वो पार्टीबाजी से सबसे ऊपर उठकर जो है दीपेंद्र को अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके का सर्वे जो हमारा आ रहा है जनता का, कि जनता जो कह रही है कि भाई हम कांग्रेस नेता के तौर पर ना देखते हुए अपने बेटा को भाई और बेटे के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, यही बिल्कुल आपका जो सर्वे है ना वो बिल्कुल सही है। इस तरीके का सर्वे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा अगर बात करें आपके पर्सनल जो उससे रुझान जो है 10 सीटों में से आप कितनी सीट पे मतलब चाह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कितनी बीजेपी को दे रहे हो हरियाणा से? देखिए बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से
कुछ आप जैसे साथियों से हम फीडबैक लेते हैं, अभी जैसे आपके पास आए बात की और दूसरे साथियों से बात की, तो उससे ये लग रहा है कि 10 की 10 सीट जो है वो तो कांग्रेस जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 10 की 10 बीजेपी की थी, अब हाँ, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, उल्टा बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जीरो को बदल के पिछली दफा जो है वो उस तरफ लगा दी गई है, अब की बार ऐसा लग रहा है। हाँ। तो योगेंद्र भाई, एक अच्छा सा मैसेज जो हमारे जागरूक वोटर हैं उनके लिए, पूरा हल्का और पूरा हरियाणा दिखेगा ये, तो एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ से। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक तो लोकतंत्र का जो पर्व है इसमें सभी साथी वोट का प्रयोग जरूर करें, और दूसरा किसी भी जाति धर्म मजहब के नाम पर ना होकर विकास के नाम पर वोट डालने का काम करें। जो लोग आपके हित में काम कर रहे हैं उनके लिए वोट डालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई। तो ये थे योगेंद्र योगी, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और कांग्रेस के आज बहुत अच्छे लीडर हैं। हांसी हिसार से ये लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस को बहुत अच्छी बढ़त दिलाने के लिए वहां से काम कर रहे हैं। तो इनके विचार आपने सुने। लगातार हम अच्छी शख्सियत से आपको मिलवाते रहें, खास बातचीत हमारे स्पेशल एपिसोड में, और आगे भी हम मिलवाते रहेंगे। अपने जो सुझाव हैं हमें लगातार कमेंट्स के जरिए देते रहिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।